हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभी पाठक और आज हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज़ के बारे में। और मेनली हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो नवाब्स थे, राजा थे, उनकी जो सत्ता है वो कैसे छीनी गई, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपको ये मैप दिख रहा है और इसमें जो येलो पार्ट है वो ये है कि जो एरिया अंडर ब्रिटिश रूल है, और जो येलो पार्ट से नहीं है वो एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल है। और आप देख रहे हैं कि 1857 में बनारस का इलाका हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली का इलाका हो, लाहौर का इलाका हो, चाहे मद्रास का इलाका हो, बॉम्बे का इलाका हो, पुणे का इलाका हो, ये सारे जो एरिया थे वो ब्रिटिश के रूल पे आ गए थे। पर ये सारे एरिया कैसे आ गए ब्रिटिश के रूल पे, वो सब हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश ने दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो हैं, पहली पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और जो दूसरी पॉलिसी थी वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। तो सबसे पहले हम आज सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात करेंगे। सब्सिडरी अलायंस गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, 1798 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये 7 सालों तक ये पॉलिसी चली थी, 1805 तक चली थी। वास्तव में ये जो पॉलिसी है, ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जो थे वो डुप्लेक्स द्वारा सबसे पहले ये जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया था, ये आप याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है डुप्लेक्स जो है, इनका इम्पॉर्टेंट रोल था कार्नेटिक वॉर्स में। तो 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे, जिनमें आप जानते हैं कि एक डुप्लेक्स जो थे एक बहुत ही समझदार फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के रूप में जो है वो उभरे थे। सिंपल से समझिए कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस ये है कि अगर अंग्रेज़ों ने अगर किसी भी भारतीय शासक से सब्सिडरी अलायंस जो है उन्होंने कर ली, तो भारतीय जो शासक होगा वो अपनी सेना को डिसॉल्व कर लेगा और जो ब्रिटिश सेना है उसको अपना लेगा। मतलब उनके एरिया में अब ब्रिटिश सेना ही काम करेगी, और उनके भरण पोषण का जितना भी खर्च होगा वो सब भारतीय शासक ही देगा। अगर वो ये करने में असफल रहा तो उसके इलाके का एक हिस्सा जो है वो ब्रिटिश सेना जो है वह ले लेगी, और धीरे धीरे जो है उनके इलाके के बहुत सारा जो हिस्सा है वो ब्रिटिश सेना ले लेती थी। और अवध के नवाब जो थे वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी। 1801 में सब्सिडरी अलायंस अवध के नवाब के ऊपर थोपी गई थी, और 1856 में अंग्रेज़ों ने उनसे जो है उनका जो पूरा एरिया है उनसे छीन लिया था। गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे, उनका स्पष्टीकरण इसमें ये आया था कि देखिए रियासत जो है उसका शासन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इसीलिए हम शासन को दुरुस्त करने के लिए जो है इसे अपने प्रभुत्व में ला रहे हैं। और दूसरा इसमें ये प्रावधान था कि जो भी इनके विदेशी मामले होंगे भारतीय शासक के, वो सब जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखेगी। सिंपल इसका मतलब था कि ना तो आप विदेशियों से कोई अलायंस कर सकते हो, मतलब कोई गठबंधन नहीं कर सकते हो, और कोई भी विदेशी जो है वो आपके शासन में आकर, आपके एरिया में आकर काम नहीं कर सकता था। अंग्रेज़ों ने वादा भी किया था जो भारतीय शासक हैं उनसे कि आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, पर उन्होंने इस वादे को भी नहीं निभाया था। तो इस अलायंस का सिंपल सिंपल सा ये मतलब था कि जो वो भारतीय शासक है, अगर वो सब्सिडरी अलायंस साइन करता है तो उसके विदेशी मामले जितने भी होंगे, उसकी भारतीय सेना जो होगी, उन सब को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उन सब में जो है उनका जो प्रभुत्व है वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1848 में, और ये 1856 तक चला था। और सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को साइन करने वाला जो एरिया था, मतलब जो शासक था, वो सतारा का शासक था जिसने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स साइन किया था। अब इसमें क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये होता है कि अगर किसी भी राजा की कोई भी अडॉप्टेड
अडॉप्टेड सन है तो वो उस राज्य में जो है वो राजा नहीं बन पाएगा, वो राज्य नहीं कर पाएगा, वो एक सिर्फ राजकुमार के तौर पे ही जाना जाएगा। पर बहुत सारे शासक थे जिनमें से रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने निगोशिएशन के बारे में बात की। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि जो मेरे पिता को पेंशन मिलती है आप मुझे दीजिए उस पेंशन को। पर अंग्रेज़ों को तो इतना गुरूर था अपनी सेना पर, पैसे भी इनके पास बहुत हो गए थे, तो इन्होंने इन सब की बात नहीं मानी। और कंपनी ने जो मुग़ल शासन है उसको भी समाप्त करने के लिए, उसको भी ख़त्म करने का पूरा प्लान बना लिया था। 1849 में लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ये सिंपली ये बात कह दी थी कि बहादुर शाह ज़फ़र, जो ये आपको फ़ोटो दिख रही है ये बहादुर शाह ज़फ़र की है। इनकी मृत्यु के बाद जो है जो ये लाल किले में रहते हैं तो इनके परिवार को जो है कहीं और दिल्ली के बसाया जाएगा। और 1856 तक आते-आते लॉर्ड कैनिंग ने ये बात कह दी थी कि बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु के बाद अब जितने भी इनके जो वंशज होंगे वो सब जो है वो राजकुमार के नाम से जाने जाएंगे, ना कि कोई राजा बनेगा। तो इस तरीके से मुग़ल शासन का भी जो है अंत हो गया। तो ये जो फ़ोटो दिख रही है ये बहादुर शाह ज़फ़र की नहीं है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर आज के लिए सिर्फ़ इतना ही है। और बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ोटो तो आप भी सर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही है। और आपने ये समझा कि किस तरीके से ये 2 पॉलिसीज़ जो थी जिनके कारण जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यावसायिक कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो कैसे एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो गई। ये आज आप इस वीडियो में जाने। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।